हेलो बच्चों, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का रैंकर एजुकेयर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं आप लोगों के साथ सीयूईटी के जर्नी में। अभी तक हम लोगों का जो ये लेक्चर चल रहा है, जीओसी का लेक्चर चल रहा है, और इस लेक्चर में हम लोगों ने दो तीन लेक्चर पहले कर चुके हैं, दो तीन टॉपिक्स पहले कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा रेजोनेंस के रिगार्डिंग। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो हम लोग रेजोनेंस पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग जीओसी में पढ़ते हैं। तो उसी रेजोनेंस को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, और रेजोनेंस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, और रेजोनेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है। उससे पहले जो भी बच्चे यहाँ पे नए जुड़ रहे हैं, जो भी बच्चे इस नए लेक्चर्स को देख रहे हैं या फिर डायरेक्ट इस लेक्चर में आए हैं, तो उनको बता दूं कि हमारे यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में सीयूईटी यूसी की तैयारी चालू हो चुकी है। चाहे वो ऑफलाइन ब्रांच पे हो या फिर ऑनलाइन ऐप पर हो, दोनों ही जगह से आप इनरोल कर सकते हैं आपको अपने आप को। और अगर कोई भी क्वेरी आती है एडमिशन के रिगार्डिंग या फिर किसी भी टाइप की, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप नोट कर लीजिए इस नंबर को। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा फीचर्स जो भी है ऑनलाइन ऑफलाइन में, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ऑफलाइन में जो हमारे ब्रांच है वो वाराणसी में है, दुर्गाकुंड में। और ऑनलाइन तो आप जान ही रहे हो कहाँ से करना है, प्ले स्टोर से लेना है ऐप को। कुछ ऐसा ऐप दिखेगा और यहाँ से स्कैन करके आपको डाउनलोड करना है, और फिर ये सारे फीचर्स आपको ऐप के अंदर देखने को मिलेंगे, जहाँ पे हर एक मोमेंट पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहां पे रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए हो गया जो बच्चे नए जुड़े हैं इस लेक्चर में और अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है। अभी हम लोग जो सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेजोनेंस से रिलेटेड। रेजोनेंस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और रेजोनेंस तो हम लोग पहले से जानते हैं क्या होता है रेजोनेंस। तो थोड़ा सा ये चीजें हैं कि जो बच्चे अभी स्टार्ट किए हैं तैयारी, हो सकता है कि कुछ बच्चों का ये होगा कि रेजोनेंस सिर्फ जानते हैं, होता क्या ये नहीं पता है। तो हर एक चीज छोटे छोटे से कि रेजोनेंस टर्म क्यों इस्तेमाल किया जाता है, रेजोनेंस होता क्या है, एप्लीकेशंस क्या है रेजोनेंस के, हर एक चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीयूईटी केमिस्ट्री डोमेन की हम लोग बात कर रहे हैं, और न सिर्फ सीयूईटी बल्कि आपके हर एक एग्जाम में ये लेक्चर आपके काम आएगा। चाहे वो आप बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, हर एक जगह ये लेक्चर आपके काम आएंगे। और जीओसी तो हर एक जगह है। ठीक है। हाँ, कुछ बच्चों का ये भी डाउट था कि सर जीओसी तो हमारे सिलेबस में है नहीं इस साल के सीयूईटी में। तो देखिए, जीओसी भले नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस ही है जीओसी। तो पहले जीओसी जब तक हम नहीं करेंगे तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो पाएगी। दैट्स वाई हमें करना है पहले स्टार्ट जीओसी से, और आपको भी स्टार्ट करना है जीओसी से। ठीक है। बात करते हैं हम लोग रेजोनेंस की। तो जो ये रेजोनेंस टर्म है, कहीं ना कहीं आप लोग सुने होंगे, कहीं ना कहीं आप लोग सुने होंगे, चाहे आप 11th में सुने हो, 12th में सुने हो, या फिर प्रीवियस क्लासेस कहीं पर भी सुने हो, कि जो रेजोनेंस होता है उनमें ऐसे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन का हेर फेर करते हैं और इधर बॉन्ड उठा के इधर जोड़ देते हैं। ठीक है। जिनको नहीं आइडिया है कि क्या होता है रेजोनेंस, कैसे होता है रेजोनेंस, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो हाँ, ठीक है, जितना आप जानते हो उतना एनफ है। अब यहाँ से हमें क्या जानना है, वो चीजें जरूरी है। तो देखिए, रेजोनेंस जो है वो जनरली जब हम लोग बात करते हैं रेजोनेंस की, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डीलोकेलाइजेशन की। किसकी बात करते हैं? डीलोकेलाइजेशन की बात करते हैं। डीलोकेलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉन्जुगेशन की। किसकी बात करते हैं बाबू? कॉन्जुगेशन। ठीक है। और उसके बाद कहीं जाकर के हम बात करते हैं किसकी? हमारे रेजोनेंस की बात करते हैं। उसके बाद किसके बाद? जब हम लोग कंजुगेशन कर लेते हैं, डीलोकलाइजेशन कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग किसकी बात करते हैं? रेजोनेंस की बात करते हैं। तो होता क्या है ये डीलोकलाइजेशन, कंजुगेशन और रेजोनेंस, ये तीनों चीजें होती क्या है? ठीक है। ये तीनों चीजें होती क्या है? तो सबसे पहले अगर हम लोग डीलोकलाइजेशन की बात करते हैं, तो ये कुछ नहीं है। ये क्या है? ये कुछ नहीं है। हाँ, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे इसको।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर वन और सॉरी यहाँ पे वन नहीं करेंगे, टू कर लेंगे, ठीक है। एक तो नहीं होगा, दो या दो से ज्यादा, ओवर टू और मोर एटम्स, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीलोकलाइजेशन कहते हैं। और जनरली जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जैसे अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है। जो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे जाएगा और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। समझ रहे हैं बात को आप लोग, समझ रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ होता है हमारा डीलोकलाइजेशन में। कंजुगेशन में क्या होता है, कंजुगेशन से हमें ये पता चलता है, कंजुगेशन से हमें ये पता चलता है कि व्हेन कभी भी पाई एक्सटेंडेड सिस्टम रहेगा, पाई एक्सटेंडेड सिस्टम, पाई एक्सटेंडेड सिस्टम इज देयर in which p orbital ओवरलैप क्या करता है, ओवरलैप करता है, ओवरलैप विथ एडजेसेंट एटम, एडजेसेंट एटम, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, कंजुगेशन कह देते हैं। कभी भी पाई एक्सटेंडेड सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, पाई एक्सटेंडेड सिस्टम मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी क्या है, ये भी पाई बॉन्ड है, तो ये पाई का एक्सटेंशन हो रहा है ना। तो वहां पे अगर पाई का कहीं पर भी एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है और जो भी अगर उसके आसपास में पी ऑर्बिटल खाली मिल रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा जो साथ में जो दूसरे एटम प्रेजेंट रहेंगे उनके साथ। और अगर ऐसा हो रहा है उसको हम लोग क्या कह देंगे, कंजुगेशन कह देंगे। तो दो टर्म हमें मिल गया, डीलोकलाइजेशन और दूसरा कंजुगेशन, ठीक है। और जहां कहीं भी ये डीलोकलाइजेशन और कंजुगेशन होगा वहां पे हम लोग कह देंगे कि रेजोनेंस हो रहा है। क्या कह देंगे, रेजोनेंस हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, या फिर पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है डिस्टेंट एटम के साथ, उसको हम लोग क्या कह देंगे, उसको ही हम लोग कह देंगे कि नहीं भाई यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। चलिए, लेकिन यहाँ पे जो रेजोनेंस की डिफिनेशन है थोड़ी सी हट के आती है कि रेजोनेंस की हमें जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी कि जब भी कभी अगर किसी भी स्ट्रक्चर का, एक मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर से अगर सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग नहीं बता पाते हैं तो फिर हम उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं या फिर रेजोनेंस ड्रॉ करते हैं, ताकि जो उसकी बाकी प्रॉपर्टीज हो वो जो दूसरे हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं उससे हमें पता चल जाए। समझ रहे हैं, रेजोनेंस का क्या मतलब है कि जब भी कभी एक स्ट्रक्चर से किसी मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी सारी पता नहीं चल पाती है तो हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को हम लोग पता लगाते हैं। उसी को हम लोग, उसी फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, रेजोनेंस कह देते हैं। क्या मैंने बोला, व्हेन all properties of any molecule cannot be described by one structure, then we draw two or more, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू और मोर वैलिड लेविस स्ट्रक्चर, टू और मोर वैलिड लेविस स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना देंगे, लेविस स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। एंड दैट स्ट्रक्चर are called रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं हम उसको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड दिस फिनोमिनॉन इज नोन एज रेजोनेंस। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, रेजोनेंस कह देते हैं, ठीक है।
दिस फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस। क्या मैंने बोला अभी? When all properties of any molecule cannot be described by one structure, then we draw two or more valid structure and that structure are called resonating structure। और इस फिनोमेना को हम लोग क्या कह देते हैं? रेजोनेंस कह देते हैं। मतलब अगर कोई भी स्ट्रक्चर है, उस एक स्ट्रक्चर से उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज हमें नहीं पता चल पा रही है, तो हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ते हैं ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमें पता चल पाए, और उसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। और वो जो स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाते हैं एक से ज्यादा, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो रेजोनेंस समझ में आया, ये रेजोनेंस का अभी सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन हम लोगों ने समझा कि क्या होता है रेजोनेंस। ठीक है, क्या होता है रेजोनेंस, ये चीजें हम लोगों ने सिर्फ समझा। डीलोकेलाइजेशन, कॉन्जुगेशन, और उसके बाद आता है हमारा रेजोनेंस। इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अगली स्लाइड की तरफ आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि क्या होता है रेजोनेंस। ठीक है, चलिए। रेजोनेंस व्हेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय वन स्ट्रक्चर। अगर एक स्ट्रक्चर से हमें नहीं पता चल पा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, चलिए। यहां से हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं क्या? ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग रेजोनेंस के बारे में ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा रेजोनेंस है उसका डिफिनीशन तो हम लोगों ने सीख लिया। उसका डिफिनीशन तो हम लोगों ने सीख लिया कि भाई क्या होता है डिफिनीशन उसका। तो हमें पता चल गया कि जब भी कभी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उसके हमें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर चाहिए होगा उसकी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। उसी को फिनोमेना हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंस कह देते हैं। और इसमें कुछ पॉइंट्स निकल के आता है, जिसमें पहला पॉइंट है कि वेरियस रेजोनेंस का डिफिनीशन आप लोग लिखेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग, मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग वहां से नोट कर लेंगे। डिफिनीशन लिखेंगे नोट्स बनाने के लिए, काफी अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। और उसके बाद ये लिखेंगे वेरियस स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, वेरियस स्ट्रक्चर आर ड्रॉन known as रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे जाने जाएंगे उसको हम लोग? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नाम से हम लोग जानेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हम लोग इसको कभी कभी आरएस में लिख देते हैं। ठीक है, आरएस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो जो ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। हाइपोथेटिकल मनगढ़ंत है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, बट शुड बी वैलिड लेविस स्ट्रक्चर। वैलिड लेविस स्ट्रक्चर, मनगढ़ंत बना तो रहे हैं लेकिन जो लेविस साहब ने अपना तरीका बताया था उसी तरीके के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जैसे जब भी कभी हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, आगे बना करके हम लोग देखेंगे, तो जब भी कभी बहुत सारे स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो उसमें कुछ इंटरमीडिएट बनता है, या फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम लोग इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनता है आरएस में, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर क्या कहते हैं हम लोग? इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर। इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर इन आरएस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज, या फिर नोन एज, क्या उसको हम लोग कह देते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड कह देते हैं हम लोग उसको। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड कह देते हैं।
और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड आर मोर रियल स्ट्रक्चर, ज्यादा रियल होता है, एंड ऑल्सो more stable than more stable than RS। RS से जो RH होता है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है। RH आर मोर स्टेबल देन RS, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। RH क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, और RS क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जो हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है रेजोनेंस हाइब्रिड, वो ज्यादा रियल होता है। क्या होता है, ज्यादा रियल स्ट्रक्चर होता है, मोर रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, मोर रियल स्ट्रक्चर कह देते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा रियल है वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। रेजोनेंस का हम लोग डिफिनेशन जान चुके हैं, और उसी रेजोनेंस के बारे में ये कुछ कहानी है। पहली कहानी है कि जो वेरियस स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह देते हैं, ठीक है। वेरियस स्ट्रक्चर आर ड्रॉन known as resonating structure, ठीक है। चलिए भाई इतना हो गया। अब जब हम आगे बात करते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस की, हम लोग बात करते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अच्छा, पीछे वाली चीज समझ में आई ना, कि जो हम लोग रेजोनेंस का डेफिनेशन पढ़े थे, रेजोनेंस से पहले हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, डीलोकलाइजेशन और कॉन्जुगेशन। वो दो चीजें पढ़ने के बाद हम लोग रेजोनेंस पे आए, रेजोनेंस का डेफिनेशन देखें, और रेजोनेंस के साथ में कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है कि जो वेरियस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है। दूसरा, जो ये RS है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो हाइपोथेटिकल है, मनगढ़ंत है। सॉरी, ये जो RS है वो मनगढ़ंत है, लेकिन वो वैलिड लेविस स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा, वैलिड लेविस स्ट्रक्चर होगा बाबू, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस। क्या कंडीशन होना चाहिए, कोई भी रेजोनेंस होने के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो पहला कंडीशन है कि हमारा जो सिस्टम है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल शुड ऑलवेज बी प्लेनर, या फिर जहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है उसको हम लोग क्या कह देंगे कि वो प्लेनर होना चाहिए। ये जो मॉलिक्यूल जिसमें रेजोनेंस होने को है वो क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी टू और देयर शुड बी टू पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन। मतलब क्या है, यहां पे देखिए कंजुगेशन के लिए मैंने क्या बताया था कि कंजुगेशन होना चाहिए, और कंजुगेशन क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल विथ एडजेसेंट एटम, ठीक है, विथ एडजेसेंट एटम, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, कंजुगेशन कह देते हैं। अब यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है ये तो अल्टरनेट होना चाहिए। कंजुगेशन के लिए हम लोग क्या कह देते हैं, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। ऐसा भी रहा तो उसको हम लोग कंजुगेशन कह सकते हैं, अल्टरनेट पाई बॉन्ड, ठीक है। इसको भी हम लोग कंजुगेशन कह देते हैं, कोई समस्या नहीं है इसको हमें कहने में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंजुगेशन में है, ठीक है, ये एक बॉन्ड बना, ठीक है, उसके बाद ये छूट गया, ठीक है, उसके बाद फिर ये बॉन्ड बना पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अल्टरनेट पाई बॉन्ड हुआ, जिसमें क्या हुआ, कंजुगेशन हुआ। वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ये बॉन्ड हो रहा है शिफ्ट इस पे, ठीक है, और ये जो बॉन्ड है वो इस पे शिफ्ट हो रहा है, और शिफ्ट होकर क्या बना दे रहा है, यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, वहीं आया पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। उसके बाद ये जो बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, इस दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया है, तो यही इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन गया है। और जैसे ही इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना, जैसे ही इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना, क्या होगा, जैसे ही इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, ये तुरंत ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो वहीं इसमें निगेटिव चार्ज आया। समझ में आ रहा है कंजुगेशन कैसे हो रहा है, या रेजोनेंस कैसे हो रहा है। अगर कंजुगेशन में है तो वहां पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। बहुत लोग ऐसे कह देते हैं कि डीलोकलाइजेशन सेम होता है, रेजोनेंस सेम होता है, कंजुगेशन सेम होता है। मतलब जो तीन टर्म है, डीलोकलाइजेशन, कंजुगेशन और रेजोनेंस, कह देते हैं कि तीनों सेम है, लेकिन नहीं, ये तीनों सेम नहीं है। डीलोकलाइजेशन और कंजुगेशन की वजह से हो रहा है रेजोनेंस, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कंजुगेशन है, इस वजह से क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। दूसरा, ये हमारा पॉइंट कंफर्म हो गया, पहला तो प्लेनर था। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, देयर शुड बी लोन पेयर, लोन पेयर होना चाहिए या फिर निगेटिव चार्ज होना चाहिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, लोन पेयर और निगेटिव चार्ज को सेम कंसीडर कर लेते हैं, कर भी लेना चाहिए, ठीक है। निगेटिव चार्ज और लोन पेयर को हम लोग सेम कंसीडर कर लेते हैं और कर भी लेना चाहिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। इन कंजुगेशन विथ पाई बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड है तो उसके साथ कंजुगेशन में क्या होना चाहिए, या तो निगेटिव चार्ज होना चाहिए, या तो निगेटिव चार्ज होना चाहिए, या तो लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। यहां पे देखिए ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब क्या ये इसमें कंजुगेशन हो रहा है, तो जी हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे है लोन पेयर, क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, और ये है किसमें, कॉन्जुगेशन में, पाई बॉन्ड के, ठीक है। यहां से ये क्या करेगा, यहां से अपने लोन पेयर को इसको डोनेट करेगा, और जैसे ये इसको दिया, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होकर के यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जा रहा है, और चूंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन, और जैसे ही ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इधर वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, और बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया। अगला स्टेप में हम लोग आते हैं, ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये तो लोन पेयर वाला केस हो गया, दूसरा केस क्या है कि पाई बॉन्ड और साथ में क्या है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये निगेटिव चार्ज का भी इलेक्ट्रॉन जो आएगा यहाँ पे डीलोकेलाइज होगा। अब ये कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, तो कॉन्जुगेशन में होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन हुआ, वैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा, जिससे क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। यही वाला बॉन्ड यहाँ पे गया ना, तो क्या हो गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, देयर शुड बी ए पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड, ठीक है। तो कुछ भी रहे, पाई बॉन्ड है उसके साथ में कॉन्जुगेशन में या तो पॉजिटिव चार्ज हो, या तो कोई पाई बॉन्ड हो, या तो कोई लोन पेयर हो, या तो कोई निगेटिव चार्ज हो, ऐसा कुछ भी है तो वहां पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो ये सारे कंडीशंस हैं, जितने भी ये येलो में लिखा हुआ है इसको आप लोग नोट कर लेंगे। पहला तो प्लेनरिटी, दूसरा उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में पाई बॉन्ड होना चाहिए, या फिर पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में निगेटिव चार्ज लोन पेयर होना चाहिए, फिर पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो वहां पे रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा, ठीक है। अब इस पॉजिटिव वाले के साथ में कैसे रेजोनेंस हो रहा है भाई, मान लेते हैं कि कंजुगेशन में, मान के लेते हैं ये है ही पॉजिटिव चार्ज के कंजुगेशन में, ये है ना, ठीक है। क्या है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो क्या करेगा, ये ओवरलैप कर जाएगा, क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। ऐसा ही कुछ हम लोग पढ़े थे, कहाँ पे, जब हाइपर कंजुगेशन पढ़ रहे थे तब पढ़े थे ना, ऐसा ही कुछ पढ़े थे। तो उसी टाइप का कुछ यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी चीजें अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, भिखारी है। अब भिखारी होने की वजह से क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को मांगेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, इसको दे देगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा, ठीक है। और जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन चूंकि अपना दे दिया है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वहीं जो ये हम लोग दूसरा आरएस बनाया है, और इसी को हम लोग क्या कह देंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह देंगे, आरएस कह देंगे। ये उसका मेन स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, ये सारे क्या है, आरएस है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, चूंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन की वजह से क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और इन दोनों की होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस वाली फिनोमिना हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यहाँ पे हो रहा है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये सारी कंडीशंस हैं, धीरे धीरे संयमता से आप लोग समझेंगे, संयम के साथ समझेंगे, ठीक है, तभी समझ में आएगा। पहला प्लेनरिटी, दूसरा कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन में 3 होगा, पहला पाई बॉन्ड के साथ, दूसरा लोन पेयर निगेटिव चार्ज के साथ, और तीसरा पॉजिटिव चार्ज के साथ। अगर ये कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है तो जी हाँ वहां पे रेजोनेंस होगा, अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर रेजोनेंस नहीं होगा। चलिए इतनी बातें कर ली हम लोगों ने,
तो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाएंगे हम लोग, ठीक है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाएंगे हम लोग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, देख रहे हैं कि ये कंजुगेशन में है, क्या है, पाई बॉन्ड किसके कंजुगेशन में है, निगेटिव चार्ज के। तो क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। मैं कुछ बना के बता दे रहा हूँ, आप लोग भी बनाइएगा घर पे, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या है, पाई बॉन्ड है, किसके कंजुगेशन में है, और निगेटिव चार्ज के। तो यहाँ पे भी होगा, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। तो क्या बन जाएगा, टनटना टनटना टनटना, ठीक है। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज। क्या हुआ, ये यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज। अब जो अगला केस है हमारा, हाँ, तो यहाँ पे है पाई बॉन्ड, यहाँ पे है पाई बॉन्ड, यहाँ पे है लोन पेयर, ठीक है। तो क्या ये इन दोनों के कंजुगेशन में है, नहीं। उसी एटम पे डबल बॉन्ड भी है और उसी एटम पे क्या है, लोन पेयर है, तो ये कंजुगेशन में नहीं है, ठीक है। ये दोनों पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है। तो अब जब ये दोनों पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है तो ये आएगा यहाँ पे और ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कैसा बनेगा, टनटना 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 एन एच, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। वैसे ही ये आप लोग कर लेंगे, वैसे ही ये वाला कर लेंगे आप लोग, वैसे ही ये वाला आप लोग कर लेंगे। चलिए एक बता दे रहे हैं, अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ये किसी के साथ कंजुगेशन में है, अब पाई बॉन्ड नहीं देखने को मिल रहा है, निगेटिव चार्ज देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें लोन पेयर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब लोन पेयर देखने को मिल गया तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर शिफ्ट होगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से चार्ज गायब हो जाएगा और ये चार्ज नाइट्रोजन पर आ जाएगा, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर होगा, पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है, ठीक है। लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है भाई, की है, लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं है। तो इसका हम लोग यहाँ पर भी ऐसे बना सकते हैं और इधर को भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, यहाँ से इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और ये चार्ज हम लोग डेवलप कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। लास्ट वाला बनाइए आप लोग, लास्ट वाला एकदम आसान है, लास्ट वाला बनाइए आप लोग, लास्ट वाला बनाइए भाई। चलिए कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे है निगेटिव चार्ज और किसके कंजुगेशन में है, पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में है, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से इधर की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये जैसे ही शिफ्ट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड बन गया कार्बन के साथ, और जैसे ही कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना, ये एक बॉन्ड इससे ब्रेक करके यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर हमारा बनेगा और ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एकदम प्रेम से समझिए, समझ रहे, धीरे धीरे कैसे डीलोकलाइजेशन करना है हमें इलेक्ट्रॉन का, इधर से उधर घुमाना है। कैसे घुमा रहे हैं, जहां कहीं भी हमें कंजुगेशन दिख रहा है डीलोकलाइजेशन कर दे रहे हैं फटाक से, और ये किधर से किधर जाएगा ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर कंजुगेशन है एक्सेस इलेक्ट्रॉन से डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन की तरफ हम लोग जाएंगे, ठीक है। और ध्यान में रखेंगे स्टेबिलिटी को, ध्यान में किसको रखेंगे, स्टेबिलिटी को ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके बाद कुछ ये स्ट्रक्चर्स हैं, इनका आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करके घर से लाएंगे, ठीक है। मैं नहीं बताने वाला, और अगर नहीं हुआ तो हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे, और अगर नहीं हुआ तो हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे कर दे रहे हैं, थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे कर दे रहे हैं। यहाँ पे है लोन पेयर, और लोन पेयर क्या करेगा, इधर की तरफ शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ हमारा बन जाएगा, ठीक है, OH। और चूंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ऐसा बनाना है हमें,
ऐसा बनाना है हमें, ये हो गया हमारा फर्स्ट आर एस, ठीक है, या फिर इसको हम फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको हम लोग सेकेंड मान ले रहे हैं। और भी हमें ड्रॉ करने हैं, और भी हमें ड्रॉ करने हैं, वो आप लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, बता दिया गया है कैसे करना है, ऐसे ही आप लोगों को करना है। अब यहाँ से ये इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ से अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ से इसको इधर शिफ्ट करेंगे, चलिए कर ही दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब चूंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे दिखा देंगे। अब क्या होगा, ये वापस से इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, और फिर यहाँ से ये ऐसे और ऐसे। अब वापस से एक शिफ्टिंग इधर होगी, एक शिफ्टिंग इधर होगी, ठीक है। तो ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, OH वापस से बन गया, ये निगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पे आया, तो ऐसे हम लोग बना दिए, और ये तो पहले से था, ठीक है। तो देखिए जैसा हमारा फर्स्ट वाला था वैसा ही कुछ हमारा, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ये हमारा हो गया फिफ्थ, ठीक है। तो जैसा हमारा फर्स्ट वाला था वैसा ही हमारा फिफ्थ वाला है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। ये जो इसका बॉन्ड है वो इधर है, और ये जो इसका बॉन्ड है वो इधर है, तो थोड़ा सा फर्क जरूर है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ये जो सारे हैं ये सारे क्या है, RS है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये सारे को हम लोग क्या कह देते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह देते हैं। और ऐसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। तो इसका और इसका, दूसरे और तीसरे का आप लोग ड्रॉ करके लाएंगे, ठीक है, ड्रॉ करके लाएंगे। नहीं आएगा तो फिर हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान दिए होंगे आप लोग जब आप कभी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर कह सकते हैं कि इथेनोइक एसिड, ठीक है। उसमें अगर हम लोग बात करते हैं एसिडिटी की, तो जो एसिडिटी होती है किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा हो जाती है फिनॉल से। तो उसके पीछे जो रीजन होता है ना, वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही होता है। क्योंकि जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, ठीक है। होता क्या है, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर इक्वल देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब भी कभी पोटेंशियल एनर्जी जहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी सेम हुई, उसको हम लोग क्या कह देंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह देंगे। या फिर उसको हम लोग ऐसे भी कह देते हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उनमें सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन सेम होता है। जैसे अगर हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो क्या बनेगा, CH3 CO- और यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड O। देखिए दोनों ही सेम है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे चार्ज का ट्रांसफर हुआ, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे चार्ज का ट्रांसफर हुआ, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इक्वी क्या होगा स्पेलिंग, इक्विवेलेंट RS, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एनर्जी सेम है क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पर ही चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, और दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन जो है वो सेम है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ है नहीं, अगर सेम एटम पर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, सेम एटम पर कॉन्जुगेशन है, सेम एटम पर रेजोनेंस हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह देंगे। क्या कह देंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बस इतना ही है, बस एक छोटा सा टॉपिक था, कभी कभार पूछ देता है इसलिए मैंने बता दिया, सब लोग बताते भी नहीं है इसको, ठीक है। और यही रीजन है, यही रीजन है कि जो हमारा COOH होता है वो ज्यादा ही एसिडिक होता है, किससे, हमारे फिनॉल से, हमारे फिनॉल से। अब ये क्यों होता है, जब हम फर्दर आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि सर ये आप ऐसा क्यों कहते हैं, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिटी, ठीक है। चूंकि यहाँ पे तो रेजोनेंस ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है ना, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही रेजोनेंस हो रहा है, 1 और 2। लेकिन अभी हम लोग पीछे बना करके देखें, फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, और हम लोग जानते हैं कि जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा उसकी एसिडिटी ज्यादा। लेकिन वो केस यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जो COOH है उसके केस में इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है। चलिए मैंने बता ही दिया। जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, लेकिन इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस
नहीं होता है, भले ही इसके पास इसके जो हम आर एस कहते हैं, इसका आर एस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 बनता है और इसका आर एस 5 बनता है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 बनता है, फिर भी इसकी एसिडिटी कम होती है। एसिडिटी जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। चलिए, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे कंपेयर करेंगे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? कुछ रूल्स हैं, उन्हीं रूल्स को हमें देखना है कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, पहला रूल है हमारा, पहला रूल है न्यूट्रल, सॉरी, हाँ, न्यूट्रल आर एस इज मोर स्टेबल देन चार्ज आर एस। ठीक है, अगर कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें पूछ रहा है कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, सॉरी पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। ठीक है, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज आर एस। तो न्यूट्रल वाला जहां पर भी होगा, अगर हमें कोई भी स्पीसीज न्यूट्रल दिख गई तो उसका जो हमारा स्टेबिलिटी होगा वो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, न्यूट्रल का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है किससे? चार्ज वाले से। ये स्पीसीज क्या है हमारा? न्यूट्रल है, और ये क्या है? चार्ज है। यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज हमें देखने को मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल हो जाएगा और ये मोर स्टेबल हो जाएगा। पॉइंट ध्यान रखेंगे, न्यूट्रल आर एस इज मोर स्टेबल देन चार्ज आर एस। दूसरा पॉइंट क्या है? ग्रेटर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हायर विल बी द स्टेबिलिटी। पाई बॉन्ड ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, पाई बॉन्ड ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। अब इसमें कहीं पाई बॉन्ड देखने को मिल रहा है? नहीं। इसमें कहीं पाई बॉन्ड देखने को मिल रहा है? नहीं। तो अब इसमें कैसे बताएंगे कि कौन सी स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ मिसिंग है। वो मिसिंग ये है कि यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड ऐसे। ठीक है, ये डबल बॉन्ड होगा। अब बता पाएंगे? अब तो बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बता पाएंगे कि पाई बॉन्ड यहाँ पे कितना है? 1 है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जहां पे पाई बॉन्ड दिखा वो ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, पाई बॉन्ड दिखा तो वो ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, इसी का ये आर एस है ना, इसी का ये आर एस है। क्या है? इसी का ये आर एस है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम आर एस बना रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है? पाई बॉन्ड इसका टूट जा रहा है, चार्ज डेवलप हो जा रहा है। ठीक, चलिए तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? ये तीसरा है। इससे पहले वाला क्या था? ये पहला और ये दूसरा था। अब हम लोग आ गए तीसरे पॉइंट पे। स्टेबिलिटी ऑफ आर एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज कब स्टेबल होगा? अगर वो, इफ निगेटिव चार्ज आर ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, तो क्या होगा? वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे यहाँ पे अगर कार्बन पे और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये होगा। ठीक है, ये होगा। लेकिन ये सिर्फ कब फॉलो होता है? एलॉन्ग द पीरियड होता है, एलॉन्ग द पीरियड। ध्यान रखेंगे, एलॉन्ग द पीरियड। और अगर हम बात करें एलॉन्ग द ग्रुप, एलॉन्ग द ग्रुप क्या करेंगे हम लोग? along the period किसको कंसीडर कर रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसीडर कर रहे हैं। और along the group किसको कंसीडर करेंगे? साइज को कंसीडर करेंगे बाबू। ठीक है, साइज दिखेंगे। जब ग्रुप की बात आएगी तो साइज जिसका बड़ा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, और along the period जब हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, तो यहाँ पे हो गया, ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही सेम पीरियड के हैं, तो सेम पीरियड में ये क्या हो रहा है? ऑक्सीजन पे अगर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। दूसरे केस में एक जो निगेटिव चार्ज है वो सल्फर पर है, और दूसरा जो निगेटिव चार्ज है वो किस पे है? ऑक्सीजन पे है। तो क्या ये सेम पीरियड में है क्या? ऑक्सीजन और सल्फर नहीं, लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप में आते हैं। तो अगर सेम ग्रुप की बात हो गई तो क्या हम लोग देखेंगे? साइज देखेंगे। और साइज किसका बड़ा है? सल्फर का बड़ा है। साइज किसका बड़ा है? ऑक्सीजन से सल्फर का बड़ा है। जब आप लोग ग्रुप पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़े ना ग्रुप ऑक्सीजन वाला, क्या होता है? ठीक है, यही है ऑक्सीजन फैमिली, यही है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, तो यहाँ पे साइज इसका क्या है? बड़ा है सल्फर का, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा।
अब यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं, ध्यान देते हैं कि जो ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। नहीं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस सिर्फ अलोंग द पीरियड हम लोग कंसीडर करते हैं। अलोंग द ग्रुप की जब बात आ जाएगी, जब हम देखेंगे, हाँ, तो यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि ऑक्सीजन मतलब जिसपे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन पे है, यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन पे है, तो जिसपे भी नेगेटिव चार्ज है क्या वो पीरियड के अलोंग है, क्या वो ग्रुप के अलोंग है, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर पीरियड के अलोंग है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग कंसीडर करेंगे, अगर वो ग्रुप के अलोंग है तो किसको हम लोग कंसीडर करेंगे, साइज को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा पॉइंट हमारा। कंपेयर करने के लिए हम लोग 3 पॉइंट अब तक पढ़ चुके हैं। 2 कौन कौन सा था, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, चार्ज सेपरेटिंग आरएस आर लेस स्टेबल। चार्ज सेपरेटिंग आरएस का क्या मतलब है, चार्ज सेपरेटिंग आरएस का क्या मतलब है, मतलब अगर चार्ज दूर दूर है, चार्ज दूर दूर है, ऐसे हिंदी में लिख लीजिए, दूर दूर है, दूर दूर है तो लेस स्टेबल, क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। और यहीं से हमारा पॉइंट एक निकल करके आता है। अगर आप लोग कहीं पर ध्यान दिए होंगे तो पहले हम लोग पढ़ते थे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लाइक चार्जेस पास पास हैं, लाइक चार्जेस क्या है, पास पास में है, अगर ये पास पास है, अगर पास पास है, क्या है, पास पास है, एकदम हिंदी में लिख लीजिए, पास पास है तो लेस स्टेबल, क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल। ठीक है, और अगर ऐसा है कुछ, ऐसा है कुछ, ठीक है, ऐसा है कुछ, तो क्या होगा, पास पास है, अगर ये पास पास है, पास पास, पप्पू पास हो गया। ठीक है, अगर पास पास है तो मोर स्टेबल। ठीक है, अगर लाइक चार्जेस पास पास है तो लेस स्टेबल, अगर अनलाइक चार्जेस पास पास है तो मोर स्टेबल। ठीक है, चलिए, तो ये हमें 4 पॉइंट देखने को मिल गया। और चौथे पॉइंट से हम लोग 5वां पॉइंट निकाले हैं कि अगर चार्ज को भी कंसीडर करेंगे तो अगर चार्ज में लाइक चार्जेस पास पास है तो लेस स्टेबल, अनलाइक चार्जेस पास पास है तो मोर स्टेबल। इन 4 चीजों को पढ़ने के बाद हम अभी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे विच इज लेस स्टेबल, लिस्ट स्टेबल। हमें बताना है, कंपेयर करना है कि सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा इसमें। तो पहला रूल क्या था, चार्ज वर्सेस न्यूट्रल। तो क्या इसमें कोई न्यूट्रल है, तो जी नहीं, न्यूट्रल कोई भी नहीं है। तो हम लोग क्या देखेंगे, पाई बॉन्ड देखेंगे, पाई बॉन्ड देखेंगे। तो सब में क्या है, 1 2, 2 पाई बॉन्ड, इसमें भी क्या है, 1 2, इसमें भी कितना है, 1, और इसमें भी कितना है, 1। ठीक है, तो सी और डी आ रहा है। सी और डी आ रहा है, सी और डी आ रहा है दोनों में। अब दोनों में अगर सी और डी आ गया तो उसके बाद हम लोग तीसरा रूल क्या था, तीसरा रूल क्या था, तीसरा रूल स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। अगर हम लोग देखेंगे अगर निगेटिव चार्ज कहां पर है, निगेटिव चार्ज कहां पे है, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ही निगेटिव चार्ज कार्बन पे है, दोनों ही निगेटिव चार्ज कार्बन पे है, और दोनों ही प्लस और माइनस है, दोनों ही प्लस और माइनस है। अब क्या हमें देखना है, अब क्या हमें देखना है, चार्ज सेपरेशन, दोनों ही नजदीक नजदीक है, चार्ज भी है, नजदीक नजदीक भी है, पाई बॉन्ड भी सेम है, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है। एक बार मैं इसको देखता हूँ, मैं अपने सिस्टम में इसको, उसके बाद बताते हैं। सही में भाई, फिर क्या दिक्कत है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये तो दूर दूर है, ये तो काम खत्म हो गया। यहाँ पे ये कहीं तो डबल बॉन्ड या कुछ तो होना चाहिए, डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन है ना,
OCH3। ओके, तो यहाँ पे होगा लोन पेयर, और ये हो गया कंजुगेशन में, यहाँ पर भी होगा लोन पेयर। ओ, मामला मिल गया हमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है। हाँ, ऐसे ही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन है, लोन पेयर है। अब चूंकि लोन पेयर है यहाँ पे, और साइड में हमें निगेटिव चार्ज देखने को मिल गया, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या है, लोन पेयर और निगेटिव चार्ज, लोन पेयर और निगेटिव चार्ज। अच्छा, ये नहीं बताए क्या, लोन पेयर और निगेटिव चार्ज मतलब सेम चीजें हैं। लोन पेयर या फिर निगेटिव चार्ज हम लोग हमेशा सेम कंसीडर करते हैं। तो लोन पेयर क्या है, ऐसे निगेटिव चार्ज ही है, यहाँ पे इसको ऐसे निगेटिव चार्ज कर दें या फिर यहाँ पे लोन पेयर कर दें, तो काइंड ऑफ सेम चीजें हैं। तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, और ये रिपेल करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, लिस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो डी सबसे कम स्टेबल होगा। उसके बाद सी होगा। इन्हीं दोनों में ना टकरार था, तो इन्हीं दोनों में टकरार था, तो सी ज्यादा स्टेबल हो गया, डी कम स्टेबल हो गया। अब हम बात करते हैं ए और बी में। तो ए और बी में हम लोग देख रहे हैं कि बी वाला जो है, बी वाले केस में निगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन पे है, इसमें भी निगेटिव चार्ज कार्बन पे है। चार्ज सेपरेशन अगर हम लोग देखें तो ये नजदीक नजदीक है, ये दूर दूर है। तो ये जब दूर दूर है तो ए वाला कम स्टेबल हो जाएगा और बी वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा अगर स्टेबिलिटी कंपेयर की तो। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, चलिए, वो थोड़ा सा लोन पेयर ऑक्सीजन पे हम पाई बॉन्ड ढूंढने लगे थे, ठीक है, इस वजह से गड़बड़ हो गया। चलिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे कंपेयर करिए भाई, यहाँ पर कंपेयर करिए। तो सबसे पहले हम इसमें कंपेयर करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पे हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले कंपैरिजन इसमें होगा। न्यूट्रल कोई है इसमें नहीं, सब में चार्ज है। तो हम लोग क्या देखेंगे, पाई बॉन्ड देखेंगे। यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 1 पाई, यहाँ पे 2 पाई हो गया ना, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 2 पाई हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो गया, 2 पाई नहीं 1 पाई होगा यहाँ पे। ठीक है, अब पाई बॉन्ड तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे चार्ज सेपरेशन। ठीक है, तो इसका चार्ज सेपरेशन, ये भी नजदीक नजदीक है, ये भी नजदीक नजदीक है, और दोनों में ही 2 पाई है। तो बी, ए और सी में तो हो गया मामला। ठीक है, कि यही दोनों ज्यादा होंगे, बी और डी सबसे कम होगा, क्योंकि इनमें 1 पाई है। ठीक है, जिसमें पाई ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ए और सी हमें देखने को मिल गया, सबसे पहले ए और सी देखने को मिल गया, और बी और डी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बी और डी कम होगा। ए और सी में हमें देखना है, तो ए और सी में क्या सीन है कि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन अगर हम देखते हैं तो दोनों नजदीक नजदीक है, दोनों ही नजदीक नजदीक है, यहाँ पर भी नजदीक है, यहाँ पर भी नजदीक है। अब क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो हमारा चार्ज है वो किस पर है, किस पर है, मतलब यहाँ पे ये जो निगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पे है, और यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज नहीं, यहाँ पर निगेटिव चार्ज कार्बन पे है। तो इससे क्या मिला हमें कि ए वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सी से। ठीक है, ए वाला ज्यादा स्टेबल हो गया सी से। अब हम लोग देखेंगे बी और डी में, तो बी और डी में दोनों ही 1-1 है, तो 1-1 पाई मिल गया, न्यूट्रल कोई है नहीं। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि निगेटिव चार्ज किस पे है। तो जो हमारा निगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है वो हमें देखने को मिल रहा है कि इस पे ज्यादा है, मतलब नाइट्रोजन पे है ये निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज कार्बन पर है। तो यहाँ पे बी वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा डी से। ठीक है, ये हमारा निकल करके आ गया आंसर, ए सी बी डी। ए सी बी डी कैसे किए, कैसे किए। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कोई चार्ज है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल कोई नहीं था, सारे के सारे चार्ज थे। तो सारे के सारे जब चार्ज मिल गए तो हम लोगों ने देखा पाई बॉन्ड को। पाई बॉन्ड में थोड़ा सा डिफरेंस मिला, 2 के थे 1 पाई और 2 के थे 2 पाई, तो 2 पाई वाला ज्यादा स्टेबल हो गया। अब उन 2 पाई वाले में हम लोगों ने देखा कि जो निगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर है, नाइट्रोजन पर, और तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक, और चूंकि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही सेम पीरियड में आते हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही कंसीडर किया। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो इन चारों में से कोई है क्या न्यूट्रल, पहला वाला में कोई चार्ज नहीं, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, न्यूट्रल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद हम लोग देखेंगे पाई बॉन्ड, तो इसमें 1 पाई बॉन्ड है,
इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें भी एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसके बाद बी वाला हो जाएगा क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड मिल गया। अब इन दोनों में देखना है, तो ये दोनों ना ही न्यूट्रल है ना ही इन दोनों में पाई बॉन्ड है, तो अब हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, किसकी तरफ बढ़ेंगे कि निगेटिव चार्ज किस पे है, ये ऑक्सीजन पर है और यहाँ पे ये कार्बन पर है, और कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, दोनों ही सेम पीरियड में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो सी वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा डी से। ठीक, तो ऐसे हम लोग स्टेबिलिटी देख लिए। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कोई न्यूट्रल है, तो जी हाँ, ए वाला ही हमारा न्यूट्रल है, ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद बी में बी में कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सी में एक पाई बॉन्ड है और डी में कोई पाई बॉन्ड है, तो ए के बाद सी हो जाएगा। उसके बाद बी और डी में हम लोग देखेंगे, तो बी और डी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस पे ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है और इस पे कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, तो बी वाला ज्यादा स्टेबल, डी वाला कम स्टेबल। अब तो आसानी से हम लोग खट खट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करना होता है। ये चीजें समझ में आई, ये चीजें समझ में आई कैसे हम लोग किए। ठीक है, तो ऐसे ही करना है हमें, और आज का थोड़ा सा समय हो गया है आप लोगों का, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आज का सवा समाप्त हो जा रहा है। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिए, घर से करिएगा, और हो सकेगा तो हम अगली क्लास में जब स्टार्ट करेंगे अगला क्लास, तो इसको भी करा देंगे। ठीक है, इसको भी करा देंगे, नोट कर लीजिए इसको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिएगा। स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर स्टेबिलिटी, कंपेयर स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। चलिए, तो इसको कर लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग घर से करके आएंगे, तो अगर नहीं करके आएंगे तो अगली क्लास में करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन है उन बच्चों के लिए जो नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, कि हमारे यहाँ से रैंकर एजुकेटर्स की तरफ से कुछ स्पेशल बुक्स हैं आप लोगों के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक डोमेन के लिए, तो आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। आप लोग रैंकर एजुकेटर से जुड़ सकते हैं, ये सारी बुक्स हैं, काफ़ी स्पेशल बुक है, और जुड़ने के लिए पहले ही लेक्चर में बताया गया है कि कैसे जुड़ना है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिए। बाकी अगर जो भी बीच से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सभी लोग स्टार्टिंग से लेक्चर्स को देखिए ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, बीच में आप कहीं भी कूदेंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। स्टार्टिंग से जब आप समझते हैं, तो केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आती चीजें ना, तो फिर वो पढ़ने का मन नहीं। ठीक, तो स्टार्टिंग से पढ़िए, मन लगा पढ़िए, तैयारी कंटिन्यू करिए, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।